Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is organization of chromosome, topology of DNA. ठीक है. So आज के इस टॉपिक में हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम है उसमें जो टॉपिक आता है अंडर दैट टोपोलॉजी ऑफ डीएनए उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे. ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इजीली समझ में नहीं आ पाता है टोपोलॉजी ऑफ डीएनए. ठीक है, क्या रिथ नंबर होता है, क्या लिंकिंग नंबर होता है, ये सारी चीज़ें समझने में दिक्कत होती है, क्या ट्विस्ट होता है. ठीक है, तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से इस चीज़ को समझेंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में. अगर किसी स्टूडेंट को बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं है तो भी वो स्टूडेंट ईजिली समझ सकता है इस टॉपिक को. ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद. ठीक है, तो मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताऊंगी आपको. ठीक है, ये टॉपिक है यूनिट नंबर 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से. ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSI नेट, गेट, ICMR, DBT, JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, सो मेन कंटेंट पे चलने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट चलते हैं, तो बढ़ते हैं आगे. तो गाइस, जनरली जो DNA टोपोलॉजी वाला टॉपिक है, वैसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम इसे यूनिट नंबर 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं. ठीक है, और या फिर हम कई स्टूडेंट जो है बायोकेमिस्ट्री में भी ये टॉपिक पढ़ा होगा. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है, यानी जो ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है यूनिट नंबर 2, ठीक है, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम है, जीन एंड क्रोमोसोम, वो हमारा यूनिट नंबर 2 में आता है. ठीक है, जो हमारा सिलेबस है किसका, नेट का सिलेबस है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये यूनिट नंबर 2 में आता है. दैट्स वाई मैंने यूनिट नंबर 2 लिखा है. बाकी आपको जनरली स्टूडेंट्स जो है यूनिट नंबर 3 में पढ़ते हैं, तभी हमें DNA के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आता है. आगे रेप्लिकेशन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आती है जब तक हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन और क्रोमोसोम क्लियर ना हो. ठीक है, तो एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे मैंने ये जो है वीडियो बनाई आप लोगों के लिए. ठीक है, और जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न होता था. ठीक है, लेकिन अब जो है आप लोगों को कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है. हम बहुत अच्छे से DNA टोपोलॉजी को समझेंगे. ओके, सो DNA टोपोलॉजी समझने से पहले थोड़ा बहुत हमें स्ट्रक्चर ऑफ DNA पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ DNA होता क्या है, तभी हम उसकी टोपोलॉजी समझ पाएंगे. राइट, तो थोड़ा सा पोर्शन चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ DNA की तरफ. स्ट्रक्चर ऑफ DNA सभी को वैसे बेसिक पता होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ आपको. ठीक है, ये डायग्राम बहुत अच्छा है, इससे आप पूरा समझ सकते हो DNA का स्ट्रक्चर कैसे होता है. ठीक है, ये DNA का हेलिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है, दिस इज़ द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA. ठीक है, इसमें अगर मैं आपको बात करूँ, इससे हाईलाइट ले लेते हैं, जो ये डिस्टेंस होती है, ये इतनी जो डिस्टेंस होती है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस होती है इतनी, ये डिस्टेंस कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर में. हम अगर नैनोमीटर की बात करें तो 2 नैनोमीटर होती है. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर में जो है बेसिस दिखा रखे हैं. ठीक है, ये कलर यहाँ पर आपको इंडिकेशन दिखा रखा है. जो लाइट ब्लू है वो आपका एडेनाइन है, जो डार्क ब्लू है वो आपका ग्वाइनिन है, जो आपका डार्क येलो है वो साइटोसिन है, और जो लाइट येलो है वो क्या है, थाइमीन है. ठीक है, यही सब 4 मेजर बेसिस जो है वो हमारे DNA में प्रेजेंट होते हैं, वही यहाँ पर दिखा रखा है. ठीक है, तो जो डिस्टेंस होता है इतना, वो 20 एंगस्ट्रॉम हो गया. ठीक है, इसमें एक मेजर और एक माइनर ग्रुप होता है. ये मेजर ग्रुप हो गया और ये माइनर ग्रुप हो गया. ठीक है, यहाँ पर भी दिखा रखा है, ये देखो, ये मेजर ग्रुप हो गया इतना वाला, और ये माइनर ग्रुप हो गया. सॉरी, ये मेजर ग्रुप हो गया, ये माइनर ग्रुप हो गया. ठीक है, और जो 2 बेस जो आपस में लिंक होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से लिंक होते हैं. एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. ठीक है, ये सारी बेसिक बातें सबको पता होगी कि इतना तक, यहाँ तक सबको पता होगा. ठीक है, नहीं पता है फिर भी मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हेलिकल टर्न की. हेलिकल टर्न जो है, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि हेलिकल टर्न होता क्या है. हेलिकल टर्न पता क्या होता है, हेलिकल टर्न के अंदर आता है एक माइनर ग्रूव और एक मेजर ग्रूव. जैसे ये मेजर ग्रूव है DNA का और ये माइनर ग्रूव है, तो एक हेलिकल टर्न के अंदर क्या क्या आता है, एक मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव. जब एक मेजर और एक माइनर ग्रूव कंप्लीट होता है तो हम बोलते हैं एक हेलिकल टर्न, यानी एक बार हमारा DNA इस तरीके से टर्न कर गया है, यानी 1 हेलिकल टर्न. ठीक है, तो 1 हेलिकल टर्न हमारा कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम का होता है. ठीक है,
ओके 34 एंगस्ट्रॉम का हमारा 1 हेलिकल टर्न होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे और इसमें जो बेस आते हैं यानी एक हेलिकल टर्न के अंदर कितने बेसिस आते हैं, अगर मैं BDNA की बात करूँ जो हमारे में प्रेजेंट होता है नॉर्मल कंडीशन में, जो नॉर्मल कंडीशन में BDNA होता है तो उसमें 10.5 बेस पेयर के अराउंड जो है वो बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नाउ जो माइनर ग्रूव है उसका जो लेंथ है वो कितना है 12 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और जो मेजर ग्रूव है उसका 22 एंगस्ट्रॉम है। तो 12 + 22 कितना हो गया 34 एंगस्ट्रॉम। तो यानी टोटल एक हेलिकल टर्न में हमारा क्या आ गया, एक मेजर ग्रूव आ गया और एक माइनर ग्रूव आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ लो अगर आपको DNA टोपोलॉजी समझनी है तो। ठीक है, तो हेलिकल टर्न समझ में आ गया। एक हेलिकल टर्न जो है 34 एंगस्ट्रॉम का होता है जिसमें एक मेजर और एक माइनर ग्रूव आता है। जब एक मेजर और माइनर ग्रूव कंप्लीट होता है तो हम बोलते हैं DNA ने एक हेलिकल टर्न मार दिया है। ठीक है, और ये जो बेस पेयर होता है इसमें अगर मैं BDNA की बात करूँ तो 10.5 बेस पेयर जो है पर टर्न जो है देखने को मिलते हैं BDNA में। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर भी वही दिखा रखा है, ये माइनर ग्रूव है। ठीक है, और यहाँ पर ये मेजर ग्रूव है। ठीक है, तो 1 कंप्लीट टर्न जो 34 एंगस्ट्रॉम का है उसमें एक मेजर ग्रूव आता है और एक माइनर ग्रूव आता है। अगर ये इतना वाला अगर हम इस साइड में भी देखेंगे तो ये माइनर ग्रूव आ गया, ये मेजर ग्रूव आ गया। ठीक है, तो एक मेजर और एक माइनर ग्रूव मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट टर्न जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं BDNA। ठीक है, BDNA क्या है, ये आपको BDNA का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये राउंड फॉर्म में दिखा रखा है, ये हेलिकल फॉर्म में दिखा रखा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो BDNA का स्ट्रक्चर। तो BDNA में हमारा कितना बेस पेयर पर टर्न होता है अराउंड, तो हमारा जो 10.4 या 10.5 जितना भी मान सकते हो अराउंड उतना बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, यानी एक हेलिकल टर्न जब कंप्लीट होता है यानी एक मेजर और माइनर ग्रुप जिसके अंदर आता है उसमें हमारे 10.4 अराउंड बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक हेलिकल टर्न में। ठीक है, आई बात समझ में। जो ADNA में हमारा कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें होते हैं हमारे 10.7 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। कहीं पर आपको 11 भी दिया जाता है राउंड ऑफ करके कि 11 बेस पेयर पर टर्न है। ठीक है, और BDNA में आपको 10.5 दिया जाता है। तो मोस्ट एक्यूरेटली मैं बताऊं तो 10.4 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न होते हैं। ADNA में एक हेलिकल टर्न में 10.7 बेस पेयर पर टर्न होते हैं। और ZDNA जो कि हमारा लेफ्ट हैंडेड DNA होता है। ठीक है, ये दोनों BDNA एंड ADNA राइट हैंडेड DNA होते हैं और जो ZDNA है वो लेफ्ट हैंडेड DNA होता है। तो इसमें हमारे जो है अराउंड 12 बेस पेयर पर टर्न जो है वो देखने को मिलता है। आई बात समझ में। ठीक है, आई होप इतनी बात सभी को क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, नाउ अब बात है बाकी मैं और ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रही हूँ क्योंकि हमें मेन टोपोलॉजी ऑफ DNA को समझना है। ठीक है, इतने बेस पेयर पर टर्न पर हेलिकल टर्न होते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई। यहाँ पर ये डायग्राम है जो कि मैंने वॉटसन से लिया है, काफ़ी अच्छा टेबल है ये। ठीक है, टेबल है ये, और इसमें जो है प्रॉपर्टीज़ में जो है डिफ्रेंशिएट किया गया है ADNA, BDNA एंड ZDNA। तो हमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर स्ट्रक्चर ऑफ DNA नहीं पढ़ा है तो आप लोग इससे अच्छे से समझ सकते हो कैसे ADNA, BDNA एंड ZDNA जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अराउंड 11 बेस पेयर पर टर्न दे रखा है तो हमने एक्यूरेटली कहा 10.7 बेस पेयर पर टर्न जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अराउंड 10 दे दिया राउंड ऑफ करके, यहाँ पे 12 दे दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नाउ अब हम आते हैं DNA टोपोलॉजी को। जितना मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ DNA को समझना था ताकि हम DNA टोपोलॉजी समझ सकें उतना मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, नाउ अब टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी इज अ सरफेस फिनोमिना, यानी सरफेस का जो फिनोमिना है DNA का उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी एक्चुअली में मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, टोपोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जहाँ पर हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट चेंज अंडर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होती है, भले ही वो उसका शेप चेंज हो रहा होगा बट उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती है। उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। ठीक है, ठीक है, जैसे DNA का स्ट्रक्चर है, जैसे DNA का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ये आपका नॉर्मल डबल हेलिकल DNA है। ठीक है, इससे बता देते हैं, ये नॉर्मल डबल हेलिकल DNA है जो कि
बोल सकते हो लीनियर डीएनए है, ठीक है, ये हमारा लीनियर डीएनए है। यही हमारा डीएनए कॉइल हो जाए, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बट जो प्रॉपर्टी है वो तो वही रहेगी ना, डीएनए तो वही रहेगा, डीएनए चेंज थोड़ी होगा। अगर ये इस तरीके से और कॉइल हो गया, जिसे हम बोलते हैं सुपर कॉइल हो गया, यानी ये इस तरीके का था, अब ये और कॉइल हो गया, इसी में ये कॉइल हो गया, तो इसने क्या कर दिया, अपना शेप चेंज कर दिया, बट जो प्रॉपर्टी है वो इसकी चेंज नहीं हुई है, अभी भी हम इसे डीएनए ही बोलेंगे, राइट, ठीक है। तो डीएनए तो आपको पता ही है कितना कॉम्प्लेक्स जो है, मतलब हमारे अंदर जो है वो स्टोर होके रहता है, ठीक है, क्रोमोसोम के फॉर्म में, राइट। तो हमारा डीएनए जो है कंटिन्यूसली शेप चेंज करता रहता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, प्रॉपर्टी वही रहती है। उसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। या हम यहाँ पे एक और डेफिनेशन में लाई हूँ, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी एंड स्पैटियल रिलेशनशिप अनअफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द फिगर, ठीक है। या अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो किसी की भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी या जो स्पैटियल रिलेशन है वो अनअफेक्ट हो रहे हैं, जबकि उसका शेप कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। कंटिन्यूस शेप चेंज करने के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी वही रह रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी ऑफ डीएनए बोलते हैं, ठीक है। अभी सबको क्लियर हो चुका होगा क्या टोपोलॉजी ऑफ डीएनए है, क्या हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आता है फॉर डीएनए कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन सच एज कन्फॉर्मेशनल चेंज ड्यू टू थर्मल मोशन, इंटरेक्शन विद द प्रोटीन, ठीक है, एंड अदर मॉलिक्यूल, डिसकंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन इन्वॉल्व डीएनए स्ट्रैंड ब्रेकेज, ठीक है। तो डीएनए में हर टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। आपको पता है जब हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उस टाइम पे उस डीएनए को पूरा खुलना पड़ता है, पहले तो वो पैक्ड रहता है न्यूक्लियोसोम में, लेकिन जहाँ से उसे रेप्लिकेट करना होता है वहाँ से डीएनए खोलना पड़ता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, पूरा शेप चेंज होता है डीएनए का, ठीक है। डीएनए ओपन होता है, कंटिन्यूसली फॉर्म चेंज करता है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डीएनए जो है वो सेपरेट होता है, ठीक है। तो कई सारी प्रॉपर्टी है, प्रोटीन्स इंटरेक्ट करते हैं तो डीएनए उस पर्टिकुलर जगह से खुल जाता है या निकल जाता है। तो इस तरीके से कई सारे फैक्टर जो है हमारे डीएनए के शेप को चेंज करते हैं, यानी उसके शेप को कंटिन्यूसली डिफॉर्म करते हैं, या कह सकते हैं कि चेंज होता रहता है हमारे डीएनए का शेप, ठीक है। अगर मैं सर्कुलर डीएनए की बात करूं, फॉर सर्कुलर डीएनए molecule topology of property of topology is one of the unaffected deformation of the DNA strand as long as no break are introduced, ठीक है। तो जो आपकी जो अगर सर्कुलर डीएनए की बात करें तो उसकी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो है वो कभी भी अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है, जब तक कि हमने क्या नहीं कर दिया, उसको ब्रेक नहीं कर दिया, क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए वो क्या होता है, सर्कल में होता है, तो अब उसकी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है जब तक कि हमने उसे क्या नहीं कर दिया, ब्रेक नहीं कर दिया। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये इस तरीके से सर्कुलर डीएनए हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी हम इसकी चेंज नहीं कर सकते जब तक हमने इसको ब्रेक करके कट नहीं कर दिया या रिमूव नहीं कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब हम समझते हैं, इतनी चीज़ हम लोगों ने समझ ली, टोपोलॉजी हमें समझ में आ गया कि क्या टोपोलॉजी होती है। नाउ अब हम समझते हैं सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए क्या होती है? सुपर कॉइलिंग का मतलब हो गया कि कॉइल्ड होना, ठीक है, मतलब जनरली हमारा डीएनए कॉइल्ड है। अगर मैंने आपको जब फर्स्ट टाइम पे फिगर बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताया था, तो मैंने आपको यही पढ़ाया था। इस तरीके से हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, एक मेजर ग्रूव होता है, एक माइनर ग्रूव होता है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर नॉर्मली हमारा डीएनए का होता है, ठीक है। अब अगर ये डीएनए जो है, ये जो राउंड डीएनए, जो ये सर्कुलर डीएनए में भी ये ऐसे ही रह सकता है। सर्कुलर डीएनए, कई सारे जो बैक्टीरिया हैं उनका डीएनए क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। इस तरीके से ये देख सकते हो आप, ये सर्कुलर डीएनए होता है, राइट, ये सर्कुलर डीएनए होता है। अब ये जो सर्कुलर डीएनए है ये सुपर कॉइल्ड होता है। यहाँ पे जो जैसे ये डीएनए सुपर कॉइल्ड, यानी इसी सर्कुलर डीएनए को क्या कर दिया, मोड़ दिया, फिर से कॉइलिंग कर दी इसकी, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। जैसे नॉर्मल सर्कुलर डीएनए था, उसको ऐसे और कॉइल कर दिया, ठीक है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए सुपर कॉइलिंग। अब जो डीएनए सुपर कॉइलिंग होती है वो दो तरीके की होती है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके की सुपर कॉइलिंग होती है। यहाँ पे सुपर कॉइलिंग की डेफिनेशन दे रखी है, व्हेन द एक्सिस ऑफ द डीएनए ऑफ डबल हेलिक्स इज कॉइल्ड इट्स ऑन इटसेल्फ इट फॉर्म अ न्यू हेलिक्स, सुपर हेलिक्स, ठीक है। जब हमारा जो कॉइल्ड डीएनए है वो खुद ही एक बार और कॉइल्ड हो जाए इस तरीके से, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, एंड इट फॉर्म अ न्यू हेलिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? सुपर हेलिक्स। अब उसने फिर से एक नया हेलिक्स बना दिया, ये तो उसके अंदर ऑलरेडी था। अगर मैं इतना पोर्शन दिखाऊं तो ये जो
था उसके अंदर ऑलरेडी था, हेलिकल डीएनए था, लेकिन अब जो है इसने इस तरीके से फिर हेलिकल डीएनए बना दिया। ये भी तो हेलिकल डीएनए है, राइट? तो उसे हम बोलेंगे सुपर हेलिक्स। द डीएनए सुपर हेलिक्स इज यूजुअली कॉल्ड एज सुपर कॉइल्ड। और जब डीएनए सुपर हेलिक्स में होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि डीएनए क्या हो चुका है, हमारा सुपर कॉइल्ड हो चुका है। ठीक है, चलो नाउ नेगेटिव और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को समझते हैं। ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, ठीक है, और ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है। और ये हमारा रिलैक्स डीएनए है, रिलैक्स सर्कुलर डीएनए है, डबल हेलिक्स सर्कुलर डीएनए है हमारा, ठीक है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी बेचारे के पास मेजर माइनर ग्रुप थे, ठीक है, ग्रुप्स थे, ठीक है, इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब क्या हुआ, जो दो तरीके की सुपर कॉइलिंग इसमें देखने को, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, ये एल में समझाऊंगी अभी लिंकिंग नंबर को। ठीक है, तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब हो गया कि जो डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में क्या हो गया है, सुपर कॉइल्ड हो गया है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए। पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए, जब हमारा जो डीएनए सुपर कॉइल्ड होता है वो राइट हैंडेड डायरेक्शन में होता है, राइट हैंडेड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो दो तरीके की सुपर कॉइलिंग हो गई, एक पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जब डीएनए लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में सुपर कॉइल करता है, और एक पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जब राइट हैंडेड डायरेक्शन में डीएनए सुपर कॉइल करता है। ठीक है, यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। अब हम समझते हैं लिंकिंग नंबर को। लिंकिंग नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स वन स्ट्रैंड वुड बी पास्ड थ्रू द अदर स्ट्रैंड इन ऑर्डर द टू स्ट्रैंड बीन एंटायरली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इज नोन एज लिंकिंग नंबर। ठीक है, लिंकिंग नंबर को हम एल के इन शॉर्ट लिखते हैं। ठीक है, लिंकिंग नंबर क्या होता है, अभी हमने आपको क्या बताया, जो नंबर ऑफ टाइम्स एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर पास होता है ताकि एक दूसरे के ऊपर वो टोटली सेपरेट कर सके, उसे हम लिंकिंग नंबर बोलते हैं। या दूसरे टर्म में हम उसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ हेलिकल टर्न। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, यही तो मतलब हुआ है इसका। ठीक है, नंबर ऑफ हेलिकल टर्न इक्वल्स टू लिंकिंग नंबर। लिंकिंग नंबर जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल के से करते हैं। ठीक है, एल, कैपिटल एल और स्मॉल के से। ठीक है, तो कितनी बार एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के अंदर कॉइल हो रहा है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था, इधर देखा था, ये देखो यहाँ पे था एक स्ट्रैंड, ये जो वन हेलिकल टर्न का मतलब कितनी बार एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर कॉइल हो रहा है, दैट इज वन हेलिकल टर्न। ये एक बार कॉइल हो रहा है तो वन हेलिकल टर्न, दो बार होगा तो दो हेलिकल टर्न। ठीक है, एक हेलिकल टर्न में 10.4 या 10.5 बेस पेयर जो है वो जनरली बीडीएनए में देखा जाता है। ठीक है, हेलिकल टर्न तो नंबर ऑफ जितना हेलिकल टर्न होता है वही हमारा क्या होता है, लिंकिंग नंबर होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब आपको जनरली नॉर्मल सा क्वेश्चन एग्जाम में आया, बहुत ही बेसिक सा, क्योंकि बेसिक क्लियर होना पहले ज़रूरी है। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि आपको एक डीएनए दिया गया जिसमें कि टोटल 100 बेस पेयर थे, 100 बेस पेयर पर टर्न थे। ठीक है, 100 बेस पेयर पर टर्न थे, और नहीं 100 बेस पेयर नहीं 100 बेस पेयर पर टर्न नहीं, आपको दिया गया कि 100 बेस पेयर उसमें थे। ठीक है, क्या दिया गया कि उस डीएनए में क्या थे, 100 बेस पेयर थे। ठीक है, और वो डीएनए कैसा था, जेड डीएनए था। ठीक है, जेड डीएनए था, और आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ हेलिकल टर्न कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ हेलिकल टर्न होंगे उसमें। अगर उसमें 100 बेस पेयर है और वो जेड डीएनए है तो उसमें नंबर ऑफ हेलिकल टर्न कितने होंगे, तो जेड डीएनए में कितने बेस पेयर पर हेलिकल टर्न होते हैं, जेड डीएनए में कितने होते हैं, 12 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, यानी एक हेलिकल टर्न में 12 बेस पेयर होते हैं। तो 100 बेस पेयर कितने हेलिकल टर्न में होंगे, तो नंबर ऑफ हेलिकल टर्न, या हम कह सकते हैं लिंकिंग नंबर। ये पूछ लिया जाए आपको एग्जाम में तो आप कैसे इजीली निकाल लोगे, 100 बेस पेयर, 100 बेस पेयर अपॉन 12, हर एक हेलिकल टर्न में 12 बेस पेयर होता है, तो टोटल नंबर ऑफ हेलिकल टर्न निकल जाएंगे, 12 बेस पेयर होते हैं। तो इसको डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लिंकिंग नंबर हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था नंबर ऑफ हेलिकल टर्न निकालने का, ठीक है। आपको जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे गेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है या डीबीटी के एग्जाम में ये आसान सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने ये क्यों बताया, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। मेन इंपॉर्टेंट है बेसिक समझना, ठीक है। नंबर ऑफ हेलिकल टर्न इज अ लिंकिंग नंबर, कितनी बार एक डीएनए जो है दूसरे डीएनए के अराउंड जो है टर्न हो रहा है, एक टर्न में कितना हो रहा है, ठीक है। वो अगर आपको Z डीएनए दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि 12 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न है, या आपको B डीएनए दिया गया है तो आप लिख सकते हो जनरली 10.4 या 10.5 बेस पेयर पर टर्न। अगर आपको A डीएनए दिया गया है तो 10.7 बेस पेयर पर टर्न। ये आपको खुद आता है, ये आपको खुद याद करना पड़ेगा, ठीक है, कितने बेस पेयर पर टर्न होते हैं। और वो दे देंगे कि टोटल इतने बेस पेयर थे, अब आप नंबर ऑफ हेलिकल टर्न बताओ, या वो पूछ सकते हैं कि लिंकिंग नंबर बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिंकिंग नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। लिंकिंग नंबर सबको समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ओके, यहाँ पर आपको रिलैक्स डीएनए दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिवली और पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए दे रखा है, ठीक है। अब हम नेगेटिवली और पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए में क्यों फोकस कर रहे हैं अभी बताते हैं आपको। जो नेगेटिव और पॉजिटिव सुपर कॉइल्ड होते हैं डीएनए और रिलैक्स डीएनए, ठीक है। जैसे ये रिलैक्स डीएनए था बेचारा, कोई दिक्कत नहीं थी, इसको आराम से था ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। रिलैक्स डीएनए का मतलब क्या हो गया, जो रिलैक्स, जो नॉर्मल डबल हेलिक्स है, यानी अगर मैं इतना सा पोर्शन इसका निकालूं तो ये नॉर्मली डबल हेलिक्स डीएनए है, यानी ये सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए नॉर्मल है, कोई इसमें सुपर कॉइलिंग वगैरह नहीं हो रही है। लेकिन जब ये सुपर कॉइल होता है तो ये दो तरीके से होता है, एक तो नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड और एक पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड। अब होता क्या है, जब नेगेटिवली सुपर कॉइल होता है ना, तो इसका जो लिंकिंग नंबर होता है ये घटकर 1 जो है कम हो जाता है, ठीक है। नेगेटिवली सुपर कॉइलिंग में जो लिंकिंग नंबर होता है वो कम हो जाता है, और जो पॉजिटिवली सुपर कॉइलिंग है उसमें लिंकिंग नंबर बढ़ जाता है, यानी नंबर ऑफ हेलिकल टर्न बढ़ जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए में। और नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए में नंबर ऑफ हेलिकल टर्न कम हो जाता है, यानी लिंकिंग नंबर जो है हमारा कम होता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है चेंज इन लिंकिंग नंबर का, कि इनिशियल लिंकिंग नंबर कितना था और फाइनल लिंकिंग नंबर कितना था, ठीक है। तो नाउ अब हम बात करते हैं चेंज इन लिंकिंग नंबर। चेंज इन लिंकिंग नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा एल के। डेल्टा का मतलब चेंज, ठीक है। चेंज इन लिंकिंग नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू लिंकिंग नंबर फाइनल माइनस लिंकिंग नंबर इनिशियल। इनिशियल लिंकिंग नंबर कितना था और फाइनल लिंकिंग नंबर कितना था, ठीक है। आप इसको फुल फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग इसे फुल फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। ये क्या है, फाइनल लिंकिंग नंबर, ये है इनिशियल लिंकिंग नंबर, ठीक है। दिस इज द चेंज इन लिंकिंग नंबर, ठीक है। अब जो चेंज इन लिंकिंग नंबर है, अब इनिशियल बेचारा रिलैक्स डीएनए था तो उसका लिंकिंग नंबर 200 था, यानी इनिशियल कितना था, 200 था। अब जो डीएनए था जब वो नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड हुआ तो उसमें जो लिंकिंग नंबर जो है वो घट गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेंज इन लिंकिंग नंबर आएगा वो क्या आएगा, इसका फाइनल लिंकिंग नंबर 198 है, तो चेंज इन लिंकिंग नंबर कितना आएगा, चेंज इन लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू लिंकिंग नंबर फाइनल कितना है 198 माइनस लिंकिंग नंबर इनिशियल इज इक्वल टू 200। तो नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड था तो लिंकिंग नंबर, चेंज इन लिंकिंग नंबर इनमें क्या आता है, नेगेटिव आता है। हमेशा याद रखना, चेंज इन लिंकिंग नंबर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में नेगेटिव आएगा, ठीक है। जब आपका जो लिंकिंग नंबर की वैल्यू है, चेंज इन लिंकिंग नंबर की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम बोलेंगे कि हमारा जो डीएनए जो सुपर कॉइल्ड हुआ, जो सुपर कॉइलिंग हुई वो कैसी हुई, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हुई। अगर इस केस में देखा जाए तो चेंज इन लिंकिंग नंबर कितना है हमारा, इनिशियल लिंकिंग, पहले फाइनल लिंकिंग नंबर कितना है 202, ठीक है, और इनिशियल लिंकिंग नंबर कितना है 200। चेंज इन लिंकिंग नंबर कितना हो गया, +2, +2 का चेंज आया, यस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब हो गया कि ये पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए है, ठीक है। इस तरीके से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग डीएनए निकालना है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एक और टर्म आती है अंडरवाइंडिंग। अंडरवाइंडिंग का मतलब होता है नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए, ठीक है, नेगेटिवली
सुपर कॉइल्ड डीएनए। कभी आपको ऐसी टर्मिनोलॉजी भी आ सकती है, नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए को हम अंडर वाइंडिंग बोलते हैं, और ओवर वाइंडिंग हम किसे बोलते हैं, पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए को, पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए को। ठीक है, तो याद रखना, नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए को हम अंडर वाइंडिंग भी बोलते हैं, और ओवर वाइंडिंग हम पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए को भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। अगर मैं क्वेश्चन आपको एग्जाम में दूं, ठीक है, मैं दूं आपको क्वेश्चन, यहाँ से मैं आपको बोलूं कि एक डीएनए था, रिलैक्स डीएनए था, ठीक है, रिलैक्स डीएनए था, जिसका कि लिंकिंग नंबर कितना था, कितना माने, चलो 20 मान लेते हैं। ठीक है, 20 उसका लिंकिंग नंबर था। ठीक है, उसका लिंकिंग नंबर 20 था, लेकिन जब वो सुपर कॉइल हुआ तो उसका लिंकिंग नंबर 18 हो गया या 15 हो गया, कुछ कितना भी दे सकते हैं। ठीक है, 18 हो गया। सुपर कॉइल जब हुआ वो डीएनए तो उसका लिंकिंग नंबर 18 हो गया। अब आप बताओ कि ये डीएनए जो है वो पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड है या नेगेटिवली। ठीक है, तो डीएनए इज पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइल। कैसा सुपर कॉइलिंग इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, चेंज इन लिंकिंग नंबर का फॉर्मूला लगाओगे। चेंज इन लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू लिंकिंग नंबर फाइनल दैट इज 18 माइनस लिंकिंग नंबर इनिशियल दैट इज 20, और यही हमारा क्या हो जाएगा, -2। चेंज इन लिंकिंग नंबर -2 आया, माइनस का मतलब ये क्या है, नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है, नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि हमारा जो डीएनए है वो नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है। ठीक है, आई बात समझ में सबको। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, आसान है। ठीक है, लिंकिंग नंबर आ गया समझ में। अब हम ट्विस्ट और रिथ को समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि चेंज इन लिंकिंग नंबर का फॉर्मूला होता है लिंकिंग नंबर फाइनल माइनस लिंकिंग नंबर इनिशियल, या ओ से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इनिशियल, या किसी से भी डिनोट कर सकते हो, आई से या ओ से। ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, बस चीज़ें समझना ज़रूरी है। ये हो गया हमारा चेंज इन लिंकिंग नंबर। अब रिथ और ट्विस्ट क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए रिथ और ट्विस्ट क्या होता है, तो रिथ और ट्विस्ट कुछ नहीं होता है, इसी का दूसरा नाम है। चेंज इन लिंकिंग नंबर को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं। चेंज इन लिंकिंग को नंबर को हम क्या बोलते हैं, रिथ बोल देते हैं, WR से डिनोट करते हैं रिथ को। फाइनल लिंकिंग नंबर को हम LK बोल देते हैं सिंपली, और इनिशियल लिंकिंग नंबर को हम ट्विस्ट बोल देते हैं, TW। दैट्स इट, बट और कुछ नहीं है। और इसी से सारा कन्फ्यूज़न होता है, समझ में नहीं आता है कि क्या रिथ होता है, क्या लिंकिंग नंबर होता है, क्या ट्विस्ट होता है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस चेंज इन लिंकिंग नंबर को हमने क्या बोल दिया, रिथ बोल दिया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, WRITHE, रिथ। रिथ इज द चेंज इन लिंकिंग नंबर दैट इज डेल्टा LK, सिंपल। ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या है, दिस इज ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, इनिशियल लिंकिंग नंबर। ठीक है, यानी LKO। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, अब आपको एग्जाम में चाहे चेंज इन लिंकिंग नंबर दिया जाए या रिथ दिया जाए, तो अब आप समझ में आ जाएगा कि क्या रिथ है, क्या चेंज इन लिंकिंग नंबर है। ठीक है, ट्विस्ट क्या है, इनिशियल लिंकिंग नंबर है, और जो फाइनल लिंकिंग नंबर है उसको खाली LK लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, आई बात समझ में। ठीक है, तो अगर आपको रिथ के टर्म में पूछा जाए, यानी आपको कभी रिथ गिवन है या लिंकिंग नंबर गिवन है, ट्विस्ट गिवन है, आपको रिथ निकालना है तो आप निकाल सकते हो। सिंपल सा वही कंसेप्ट है, कोई कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमें एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, ओके, नाउ अब हम एज अ समरी समझ लेते हैं। जो सुपर कॉइलिंग हमने पढ़ी, सुपर कॉइलिंग वो 2 तरीके की हमने पढ़ी, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव हम कब बोलेंगे, जब हमारा चेंज इन लिंकिंग नंबर या हमारा रिथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, हमारा जो सुपर कॉइलिंग है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हम कब बोलेंगे, जब हमारा चेंज इन लिंकिंग नंबर या हमारा रिथ जो है वो पॉजिटिव आएगा, उस टाइम पे हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बोल देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आपको और समझाने के लिए, रिथ के टर्म्स में क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है,
कि आपको दे दिया जाए कि कोई डीएनए था, उसका लिंकिंग नंबर जो है वो आपका मान लेते हैं कि 55 था, ठीक है, और जो ट्विस्ट था उसका ट्विस्ट दे दिया कि ट्विस्ट जो है उसका 50 था। अब आपको बताना है रिथ कितना होगा, रिथ कितना होगा, रिथ यानी WR आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे करोगे? तो सिंपल है, रिथ इक्वल्स टू कितना होता है, लिंकिंग नंबर माइनस ट्विस्ट, ठीक है। लिंकिंग नंबर कितना देर का है 55 माइनस ट्विस्ट कितना देर का है 50, इनिशियल लिंकिंग नंबर, सो कितना आ गया आपका +5 आ गया आंसर, ठीक है। प्लस का मतलब हमारा डीएनए क्या है, पॉजिटिवली सुपर कोइल्ड, तो डीएनए इज पॉजिटिवली सुपर कोइल्ड। बस इतना आसान कंसेप्ट है, ठीक है, लिंकिंग नंबर का, रिथ का, ठीक है, बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा अब तो, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ बचा नहीं है। हाँ, यहाँ पर भी आप समझ सकते हो टोपोलॉजिकल स्टेट ऑफ कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए ccDNA, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बेस पेयर सबका सेम है 360, 360 और 360। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर्कुलर डीएनए है, सिंपल सर्कुलर डीएनए है, ये आपका जो है सुपर कॉइल्ड डीएनए है, और ये आपका कैसा है, ये आपका यहाँ से अनवाइंडिंग है, मतलब इसमें वाइंडिंग हो गई है एक जगह से, ठीक है। बाकी ये भी रिलैक्स डीएनए है, बस यहाँ से वाइंडिंग हो गई है। अब आप देखोगे इसका लिंकिंग नंबर कितना है 36 है, जो रिलैक्स डीएनए था हमारा सर्कुलर डीएनए, इसका 36 लिंकिंग नंबर है। इसका ट्विस्ट भी कितना है 36 है, यानी इनिशियल लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू फाइनल लिंकिंग नंबर। जो हमारा रिलैक्स डीएनए है उसका कभी भी लिंकिंग इनिशियल और फाइनल तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि भाई रिलैक्स है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप उसे क्वाइल्ड कर दोगे, सुपर क्वाइल्ड कर दोगे, तो फाइनल लिंकिंग नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन इनिशियल कभी चेंज नहीं होगा, ट्विस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ट्विस्ट जो नंबर है आपका वो कभी चेंज नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? ट्विस्ट जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। लिंकिंग नंबर का मतलब हो गया यहाँ पे फाइनल लिंकिंग नंबर, फाइनल लिंकिंग नंबर। फाइनल लिंकिंग नंबर हमेशा चेंज हो जाएगा जब हम सुपर कॉइल करेंगे, चाहे नेगेटिवली करें या पॉजिटिवली करें। अब यहाँ पर देखो ट्विस्ट से जो लिंकिंग नंबर है, फाइनल लिंकिंग नंबर, वो कम हो गया है, ठीक है। तो यानी हमारा जो डीएनए है वो नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड हो गया, यानी हमारा रिथ जो है वो सिंपली -4 आ जाएगा फॉर्मूले से, जैसे फॉर्मूला मैंने आपको बताया। यहाँ पर हमारा रिथ 0 आएगा क्योंकि कोई चेंज नहीं है, इनिशियल फाइनल सेम है, नो चेंज इन लिंकिंग नंबर, रिथ हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सिंपली ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाए कि एक रिलैक्स डीएनए है जिसका कि लिंकिंग नंबर इतना है, ट्विस्ट इतना है, आप बताओ चेंज इन लिंकिंग नंबर। अब भाई वो रिलैक्स डीएनए, क्या उसका चेंज इन लिंकिंग नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, उसका रिथ क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। एक और चीज़ है, ट्विस्ट या इनिशियल लिंकिंग नंबर कभी भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, चाहे आप उसे अनवाइंडिंग कर दो, चाहे आप उसे सुपर कॉइल्ड कर दो, कुछ भी कर दो डीएनए को, लेकिन उसका ट्विस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी इनिशियल लिंकिंग नंबर 36 ही रहेगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इनिशियल लिंकिंग नंबर है, यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, डीएनए को खोल दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया, अब जब तक खोलोगे नहीं तब तक ट्विस्ट चेंज नहीं होगा। अब इन्होंने क्या कर दिया, पहले तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ हेलिकल टर्न थे वो पूरे 36 थे, ठीक है। अब आप इन्होंने क्या कर दिया, डीएनए को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, यानी दोनों स्ट्रैंड्स को इस तरीके से खोल दिया। अब जो यहाँ का जो हेलिकल टर्न है वो क्या हो गया, खुल गया है। तो जब हेलिकल टर्न खुल जाएगा तो ट्विस्ट चेंज हो जाएगा, तो लिंकिंग नंबर क्या हो जाएगा, चेंज। नाउ अब जो हेलिकल टर्न है, नंबर ऑफ हेलिकल टर्न वो चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। बाकी रिलैक्स डीएनए का और सुपर कॉइल्ड डीएनए का कभी भी ट्विस्ट चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब नाउ यहाँ पर देखोगे जो फाइनल लिंकिंग नंबर है वो 32 हो गया है, ट्विस्ट जो है इसका वो भी 32 हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डीएनए है वो क्या हो गया, अनवाइंड हो गया। तो नंबर ऑफ हेलिकल टर्न, जो टर्न है वो क्या हो गया, खुल गया है। तो अब टर्न बचा नहीं, वहाँ पे खुल गया है, तो टर्न क्या हो गए, कम हो गए। तो टर्न कम हो गए तो इनिशियल लिंकिंग नंबर जो है वो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिथ हमारा 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ बेस पेयर सेम रहेगा 360, 360, 360, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा डीएनए टोपोलॉजी, ठीक है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है डीएनए टोपोलॉजी का। बाकी आपको फॉर्मूला सबको समझ में आ गया है, डेल्टा चेंज इन लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू लिंकिंग नंबर फाइनल माइनस लिंकिंग नंबर इनिशियल, ठीक है। या हम कह सकते हैं रिथ इक्वल्स टू लिंकिंग नंबर माइनस ट्विस्ट, ठीक है। ये सारी की सारी बातें जो है वो एक जैसी ही है, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट्स को भी कोई दिक्कत होती है या किसी को अभी भी ये चीज़ें समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट बॉक्स में बता दें या टेलीग्राम चैनल पे बता दें। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे जो PDF है इसका, ठीक है, PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम लिंक ये जो है आपको PDF दे दूँगी। और बाकी जो एनिमल फिजियोलॉजी की क्लास चल रही है वो फ़िलहाल नहीं चल पाएगी क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम आ गया है अर्जेंसी में, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपकी जो क्लास जो है वो शायद इस वीक जो है वो कंटिन्यू ना रहे, हो सकता है डिसकंटिन्यू में रहे, ठीक है, लेकिन चिंता मत करना, जो हार्ट वाला पोर्शन है मैं वो आपको कंप्लीट कराऊंगी। बाकी किसी को कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो भी बता देना, ठीक है, लेकिन फिलहाल मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, ठीक है। एक बार सब कुछ सेटल डाउन हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों के लिए फिर से उसी तरीके से वीडियो लेकर आऊँगी। बाकी जितना भी अभी तक पढ़ा है आप लोगों ने, या ध्यान रहे वो आपके सिर्फ नोट्स में नहीं रहना चाहिए, वो आपके माइंड में रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप नोट्स लेकर एग्जाम में नहीं जाने वाले हो, अपना दिमाग लेके जाने वाले हो। तो जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे मैं प्रैक्टिस करने के लिए बोलती हूँ वैसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पढ़ाई बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए, रिविजन और प्रैक्टिस नहीं छूटना चाहिए, भले ही नया टॉपिक मत पढ़ो लेकिन रिविजन और प्रैक्टिस किसी भी स्टूडेंट्स का नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।